हेलो फ्रेंड्स और आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं एकोज और रिवर्बरेशंस। क्या आपने उन दोनों साउंड्स को सुना? हाँ, आज हम उन्हीं दोनों साउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस बॉल को नीचे फेंकूं तो ये बाउंस करती है, ये ज़मीन से बाउंस करके वापस ऊपर आती है। और अगर मैं टॉर्च को ज़मीन की तरफ पॉइंट करूं तो आप देख सकते हैं कि टॉर्च भी ज़मीन से बाउंस होती है। इसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो अगर मैं ज़मीन की तरफ पॉइंट करके बोलूं तो क्या मेरी साउंड भी रिफ्लेक्ट होगी? हाँ, मेरी साउंड भी ज़मीन से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी। इसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब इसे हम और डीपली समझ लेते हैं। तो साउंड एंड लाइट एनर्जीज होती हैं और जैसे कि हमने देखा ये रिफ्लेक्ट करती हैं। तो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को कंपेयर करते हैं। तो हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए एक मिरर या फिर एक हाईली पॉलिश सरफेस। पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो हमारे घर में टेबल, चेयर्स और वॉल्स होती हैं, क्या वो भी लाइट रिफ्लेक्ट करती हैं? आंसर है हाँ, क्योंकि उसी की वजह से हम उन सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। क्योंकि लाइट किसी सोर्स से, या तो वो बल्ब हो सकता है, या वो सन हो सकता है, या वो ट्यूबलाइट हो सकती है, उससे लाइट की रे निकलती हैं, उस ऑब्जेक्ट से बाउंस करके हमारी आंखों में पहुंचती है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हम सारे ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। तो हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही देखते हैं। तो आपको रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए क्या चाहिए? आप रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए कोई भी सरफेस ले सकते हैं। और अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अगर आप एक वॉल को देखें और अगर आप एक कर्टेन को देखें, तो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में कौन सा ऑब्जेक्ट साउंड को ज़्यादा अच्छे तरह से रिफ्लेक्ट कर पाएगा? आंसर है वॉल। क्यों? क्योंकि जनरली जो लार्ज और हार्ड सरफेसेस होते हैं वो साउंड को बेटर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अगर मैं इस टॉर्च को इस मिरर की तरफ पॉइंट करके जलाऊं तो इसमें से इंसिडेंट रेज निकलती हैं। अगर हम एक इंसिडेंट रे को कंसिडर करें फॉर सिंप्लिसिटी, तो ये इंसिडेंट रे मिरर से बाउंस ऑफ होके वापस आती है और इसे हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और ये रे कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और द रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो क्वेश्चन है कि क्या साउंड भी ये सब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है? आंसर है हाँ। तो अगर हम एक वॉल को इमेजिन करें और अगर मैं उसके सामने जाके कुछ बोलूं तो मेरे मुंह से इंसिडेंट साउंड निकलती है और वो जाके वॉल से बाउंस ऑफ करके आती है और वो रिफ्लेक्टेड साउंड होती है। और ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करती है। तो जैसे कि हमने देखा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमेशा होती है, क्योंकि इसी की वजह से हम हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। पर क्या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड भी हमेशा होती है? आंसर है हाँ। तो फिर एकोज इतनी अनकॉमन क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ईयर्स इतने सेंसिटिव नहीं हैं। और ये अच्छी बात है, वरना हम जब नॉर्मली बोलेंगे तब भी हमें एकोज सुनाई देंगी और ये बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दो टाइप्स की होती है, एको और रिवर्बरेशन। एको में एक टाइम गैप होता है और हमें डिस्टिंक्ट साउंड सुनाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एको कुछ ऐसी सुनाई देती है, हेलो हेलो हेलो। तो आप देख सकते हैं कि ये साउंड्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और हर एक साउंड के बीच में एक टाइम गैप है। पर जो रिवर्बरेशन है वो कुछ ऐसी सुनाई देती है, हेलो। तो आप देख सकते हैं रिवर्बरेशन में एक कंटिन्यूटी है और इसे हम परसिस्टेंस ऑफ साउंड कहते हैं। ये इसलिए होती है क्योंकि बहुत सारी साउंड्स एक साथ ओवरलैप हो जाती हैं। तो अब हम एको और रिवर्बरेशन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहले हम एको को समझ लेते हैं। तो अगर आप अपने रूम में चिल्लाएं हेलो, तो आपको कोई एको सुनाई देती है? नहीं, क्योंकि रूम बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। पर अगर आप एक हॉलीडे पे जाएं हिल्स पे और अगर आप वहाँ पर चिल्लाएं हेलो हेलो हेलो, तो क्या आपको एको सुनाई देती हैं? हाँ। तो ऐसा क्यों होता है? ज़्यादा स्पेस एकोस को सुनने में हमारी कैसे मदद करती हैं? तो इसे हम समझ लेते हैं।
तो हम एक हिल को इमेजिन करते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। तो अगर आप उसके सामने जाके हेलो चिल्लाएंगे तो जो फर्स्ट हेलो आपको सुनता है वो आपके माउथ से आपके ईयर तक जाता है और वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है। और जो सेकेंड हेलो आप सुनते हैं वो आपके माउथ से हिल तक जाके वापस रिफ्लेक्ट होके आपके ईयर में आता है। और हमारे ईयर को एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम गैप चाहिए जिससे कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके फर्स्ट हेलो और सेकेंड हेलो को। तो इसीलिए लार्ज स्पेस हमें हेल्प करता है एकोज को सुनने में, क्योंकि साउंड एटलीस्ट 0.1 सेकेंड लेती है आपके मुंह से हिल तक जाके वापस आपके कान में आने में। तो कभी आपने नोटिस किया है जो सेकेंड हेलो है वो फर्स्ट हेलो से थोड़ी सी सॉफ्टर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हिल है वो थोड़ी सी साउंड एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जैसे कि हमने देखा हमारे ईयर को एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम गैप चाहिए होता है फर्स्ट हेलो और सेकेंड हेलो को डिस्टिंग्विश करने में। तो अब हम ये देखते हैं कि आपके और हिल के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए कि आप एको को सुन पाएँ। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आपके और हिल के बीच का डिस्टेंस है जो है डी, पर साउंड इसका डबल डिस्टेंस ट्रैवल करती है। कैसे? क्योंकि साउंड आपके मुंह से हिल तक जाके वापस आती है। तो हम डिस्टेंस की जगह 2d लिखेंगे। तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर हम अप्रॉक्सीमेटली 340 मीटर पर सेकेंड लिख सकते हैं। सो 2d इक्वल्स 340 मीटर पर सेकेंड इंटू 0.1 सेकेंड, क्योंकि हमारे ईयर को 0.1 सेकेंड का टाइम गैप चाहिए होता है साउंड्स को डिफ्रेंशिएट करने में। तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है d इक्वल्स 17 मीटर। इसका मतलब है आपके और हिल के बीच में एटलीस्ट 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, तभी आप एको को सुन पाएंगे। और जनरली आपके और हिल के बीच में इससे ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तभी आप हमेशा हिल्स पे अच्छे से एको को सुन पाते हैं। तो अब हम रिवर्बरेशंस को देखते हैं। तो रिवर्बरेशंस कुछ ऐसे ही साउंड करती हैं, हेलो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये साउंड एक कंटिन्यूटी में है और इसे हम परसिस्टेंस ऑफ साउंड बोलते हैं। तो अगर आप किसी ऑडिटोरियम, लार्ज हॉल में या फिर एक लार्ज डोम में जाते हैं तो आपने इसे सुना होगा। ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होती हैं साउंड की और इससे साउंड्स ओवरलैप हो जाती हैं और हमें ये इफेक्ट मिलता है। तो इस इफेक्ट को सुनने के लिए जो रिफ्लेक्शंस हैं उन्हें 50 मिलीसेकेंड या फिर 0.05 सेकेंड्स के अंदर होना है, तभी हम रिवर्बरेशंस को सुन पाएंगे। और आप इसे ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये एको की वैल्यू की हाफ है, क्योंकि एको को सुनने के लिए एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का टाइम गैप होना चाहिए और यहाँ पर 50 मिली सेकेंड्स का। तो जैसे कि हमने देखा रिवर्बरेशन परसिस्टेंस ऑफ साउंड होती है, इसे हम रिवर्ब भी बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड गुड होती है या बैड होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दोनों गुड और बैड होती है। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को ट्रम्पेट, स्टेथोस्कोप, हॉर्न्स, सोनास इन सब में यूज़ किया जाता है और हम इन डिटेल्स को किसी और वीडियो में देखेंगे। पर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इरिटेटिंग भी हो सकती है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप ऑडिटोरियम में बोलते हैं तो आपकी साउंड बहुत ज़्यादा एको करती है। तो ऑडिटोरियम्स में वो एकोस को कैसे मिनिमाइज करते हैं? ऑडिटोरियम्स में वो थिक कारपेट्स और थिक कर्टेन्स का यूज़ करते हैं जो कि गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड होते हैं, जिससे कि एको कम की जा सके। पर अगर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज़ होता है तो साउंड डल हो सकती है। तो इसीलिए इस काम को बहुत केयरफुली किया जाता है। तो अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था तो उसके साइड में एक रेलवे लाइन थी और जब मैं वहाँ पहली बार गया था तो मुझे बहुत ज़ोर से ट्रेन की आवाज़ आती थी। पर जब हमने अपना सारा सामान अरेंज कर लिया, जैसे कि फर्नीचर, कर्टेन्स, और जब मैं वहाँ फिर से गया तो तब मुझे ट्रेन की आवाज़ बहुत लो सुनाई देती थी। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर्स ऑफ साउंड होते हैं, तो उस साउंड को ईजिली एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि हमें साउंड ज़्यादा तेज़ी से नहीं सुनाई देती है।
तो यहीं पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वो भी समझ पाएँ कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती क्या है। तो चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।